Hello friends, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Student, today we are going to discuss about lecture 14. This is very important for class 12th standard student and name of the chapter is coordination compound and this is lecture number 14. तो बच्चों जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 14 क्लास 12th के चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है फेशियल। देखो मैं आइसोमेरिज्म, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे सर कुछ टॉपिक एंड बोर्ड से हटाया गया है, तो बेटा ऐसा है कि जो चैप्टर हटा दिया गया है उसको मत पढ़ना, लेकिन अगर चैप्टर से कोई टॉपिक हटाया जा रहा है तो पढ़ना पूरा, ठीक है? नहीं तो अगर आ गया ना तो फिर दिमाग काम कर जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जब चैप्टर की ही बात है, जब चैप्टर पढ़ ही रहे हो, एक टॉपिक हटा रहा है तो एक टॉपिक और पढ़ लो, ठीक है? इससे ये एक टेंशन नहीं रहेगा, चलो भैया ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है, तो एक ये रहेगा कि हमने पढ़ा है पूरा, चाहे जहाँ से आए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है? तो आप लोग देखिए, हम लोग बेटा अभी जैसे हमने टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो पहला इसके पहले का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 या 14 में, उसमें हमने जो बताया आपको, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन अभी इसी में कुछ ऐसे आइसोमेरिज्म हैं जो थोड़ा सा डिफर हैं, उनको बहुत केयर करना है, वो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं बच्चों। तो वह उनको देखो, उनको नोट में लिखना, उनको आप नोट कर लेना, नोट में लिखना कि फेशियल को शॉर्ट फॉर्म में फेक आइसोमर, और दूसरा होता है मेरिडियनल को कहते हैं मेर आइसोमर। तो यहाँ दो आइसोमर आपको थोड़ा और केयर करना है, एक फेशियल और एक मेरिडियनल। फेशियल को शॉर्ट फॉर्म में फेक आइसोमर और मेरिडियनल को कहते हैं बेटा मर आइसोमर। तो देखिएगा ये होते क्या है, इनके बारे में पहले हम लोग पढ़ लें। दिया है डेफिनेशन, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म occurs in octahedral coordination entities of the type। इसको बहुत ध्यान देना है, किस टाइप के होते हैं ये, ऑफ द टाइप Ma3। यम क्या है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ जान लो यम क्या है। यम यहाँ है सेंट्रल मेटल एटम, यम है सेंट्रल मेटल एटम, और ए और बी ये दोनों हैं लिगैंड। दोनों क्या है? लिगैंड। तो थोड़ा ध्यान देना है, यदि कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाए जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम हो, साथ में A3B3, मतलब A3B3 का मतलब दोनों लिगैंड हो, दोनों A3B3 टाइप में हो, जैसे Cl3 यहाँ पे NH3 का होल ट्राई हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए बेटा कि यहाँ कोई सेंट्रल मेटल एटम आ जाए और यहाँ कोई लिगेंड जैसे Cl3 हो जाए और दूसरा लिगेंड हो जाए NH3 का होल थ्राई, मतलब दो लिगेंड हो 3 टाइम्स हो, ठीक है? लाइक जैसे ये तो फार्मूला है, इसी टाइप से हम कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे CO क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और ये दोनों लिगेंड हैं। तो देखो NH3 का, देखो A3 के स्थान देखो, यहाँ पे देखो ये है यम, ये है A3, ये है B3। इसी टाइप का कंपाउंड को हम कहते हैं फेशियल या मेरिडियनल आइसोमर। तो ध्यान देना है, अगर आपको कहीं ऐसा कंपाउंड मिले कि यम A3B3 टाइप में, जैसे कि CO सेंट्रल मेटल एटम है, A3 का स्थान पे NH3 का होल थ्राई है, B3 भी लिगेंड है तो NO2 का होल थ्राई है। तो कहने का सेंस, इस टाइप के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर दिखे कहीं, इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं आपको दिखे बेटा, तो आप क्या करेंगे? आप जान लीजिए कि ये फेशियल या मेरिडियनल आइसोमेरिज्म है। हम इसको बना सकते हैं दोनों फॉर्म में, फेशियल और मेरिडियनल दोनों फॉर्म में। कैसे बनाएंगे वो हम एग्जांपल में समझेंगे, पहले हम इधर और देख लें और क्या नोट है। चलिए, तो मैं एक बार ऊपर से फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, देखो फिर से ऊपर से नोट में दिया है फेशियल मीन्स फेक आइसोमर एंड मेरिडियनल मीन्स होता है मर आइसोमर। ये होते क्या है? ये होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ द टाइप कैसा होना चाहिए? यम
A3B3 लिगेंड है बेटा, और यम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, लाइक जैसे कंपाउंड ये। इफ 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस, बी है द फेसियल या फेक आइसोमर, when the position are around the meridional of the octahedral, B get the meridional isomerism। तो बच्चों ऐसा करिएगा, आप इसको पूरा नोट करिए, इसको हम बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल में। तो आप जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें, तब हम चलते हैं एग्जाम्पल। पॉज कर लें, नोट करें। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, फेशियल एंड मेरिडियनल का। तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लिया जिसका नाम है CONH3 का होल थ्राई, NO2 इसका भी होल थ्राई। ध्यान देना है आपको बहुत, होल थ्राई दोनों स्थान पे है, ये थोड़ा और सही आप कर लीजिए होल थ्राई। तो बेटा मैं बता रहा हूँ कि हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में CO, इट मींस इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज सेंट्रल मेटल एटम। CO means central metal atom, NH3 and NO2 both are ligands, and it is a type of, you can look here, it is a type of MA3B3। आप देख रहे हैं MA3B3 टाइप का है ये। इट मीन्स इसको हम फेसियल या मेरिडियनल में अरेंज कर सकते हैं, मतलब फेक आइसोमर या मर आइसोमर में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले फेसियल में देखते हैं, फेसियल कैसे बनाएंगे। तो फेसियल में होता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम पहले आप नोट करो, तो लो भैया CO नोट हो गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, थोड़ा सा फेसियल का मतलब होता है ये लुक लाइक है, जैसे सिस आइसोमर की तरह दिखता है, सिस फॉर्म की तरह दिखता है, लाइक है ये, लाइक है जैसा कि सिस फॉर्म की तरह दिखेगा, आप देखिएगा। और ये कुछ लाइक है ट्रांसफॉर्म की तरह दिखता है, लाइक है बेटा ये ट्रांसफॉर्म की तरह दिखता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना है। जो हमारा फेक आइसोमर मीन्स फेसियल आइसोमर है, वो थोड़ा सा लुक लाइक है सिस फॉर्म की तरह दिखता है। देखिएगा कैसे, सेंट्रल मेटल एटम के एक साइड में सेम लिगेंड है और दूसरे साइड में सेम लिगेंड है। देखिएगा एक साइड में NH3 एक साइड में हो गए, NO2 एक साइड में हो गए। तो यही सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म में भी सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। तो ये सिस फॉर्म की तरह दिख रहा है और इस तरीके से इसे हम बोलेंगे फेक आइसोमर। दूसरा होता है CO, फिर है CO में देखिएगा NH3 ऊपर तो लो भैया NH3 नीचे, मतलब एक दूसरे के एक अपोजिट में, सेम ग्रुप सेम साइड नहीं दिख रहे हैं। NO2 इधर तो NO2 इधर, NH3 इधर तो NO2 इधर। कहने का सेंस बेटा ये है कि इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं दिख रहे हैं। तो ये कुछ बिहेव कर रहा है लुक लाइक है जी ट्रांसफॉर्म की तरह। किसकी तरह बेटा, ट्रांसफॉर्म की तरह। इसीलिए इसे हम बोलते हैं मेरिडियनल आइसोमेरिज्म, आइसोमर, या कह सकते हो मर आइसोमर। तो बच्चों आपको ये बहुत सिंपल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। आप जल्दी से पढ़िएगा और कॉपी में नोट करें। सभी बच्चे नोट करें जो स्कूल के हैं भाई, उनसे निवेदन है कि वो लोग अगर कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो मान लो अगर कोई पूछ लिया आइसोमेरिज्म या फिर किसी के बारे में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। इसलिए अगर चैप्टर की बात है तो चैप्टर से टॉपिक हटा उसको जरूर पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए फिगर में दिया है द फेसियल मीन्स फेक एंड मेरिडियनल मीन्स मर आइसोमर ऑफ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इसको पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जल्दी आप पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर। अब हमको तो एक दो क्वेश्चन कर लेना है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निकालना नहीं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं जानते हैं आप सेंट्रल मेटल एटम का। तो हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। पहले आप इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लो। क्वेश्चन है बेटा व्हाई इज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म not possible in tetrahedral complexes
हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल एटम। कह रहा है बेटा व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस having two different type of unidentate ligands coordinated with central metal atom। इसका मतलब क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आगे, और हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेट लिगैंड, ठीक है, मतलब कि उसमें जो लिगैंड होंगे वो टू डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेट के लिगैंड होने चाहिए। यूनिडेंटेट मतलब जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, केवल वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एक लिगैंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आंसर देखते हैं। आंसर दिया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। आगे, बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द यूनिडेंटेट लिगैंड अटैच्ड और टू द सेंट्रल मेटल एटम आर द सेम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या बात कर रहा है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा, ये सीधी बात कर रहा है और कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को नहीं शो करते हैं, और अगर शो करेंगे, अच्छा जैसे शो कब करते हैं ये भी जान लो भाई। शो कब करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगैंड है हमारे पास कुछ ऐसे होने चाहिए, इतने का वोल्टवाइज, फिर यहाँ पे आप Cl2 कर दो। देखो ये यूनिडेंटेट लिगैंड, ये यूनिडेंटेट लिगैंड है। अब ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब शो करेगा जब ये दोनों लिगैंड सेम ना हो, दोनों डिफरेंट काइंड के लिगैंड हो, और दोनों डिफरेंट काइंड के लिगैंड होने के साथ दोनों यूनिडेंटेट लिगैंड हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि यही लिगैंड अगर अलग अलग नहीं सेम टाइप के हो जाएं, कुछ लुक लाइक है, जैसे इतना और Cn का होल 4, सपोज करो इतना हो गया, ठीक है। सपोज करिए इतना हो जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस और लग जाएगा। यदि ऐसा है, देखो इसमें भी 4 लिगैंड, इसमें भी 4 लिगैंड, 2 2 4, बट इसमें भी एक, इसमें सेम काइंड का लिगैंड है और ये सेम काइंड, देखो Cn साइनाइड है, साइनाइड्स एक टाइप का लिगैंड है, दो नहीं, यहाँ पे 2 टाइप रहना कंपलसरी है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताने के लिए 2 टाइप का रहना कंपलसरी है, और वो दोनों टाइप बेटा आपके दोनों टाइप यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगैंड हो। लेकिन यहाँ पर भी देखो यूनिडेंटेट ही है लेकिन डिफरेंट टाइप नहीं है, सेम टाइप है। ये डिफरेंट टाइप होना चाहिए, ये डिफरेंस है। तो ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वह जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करने चल रहा हूँ। जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बेटा, तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे बेटा, पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। देखो भाई फिर सुनेगा, कह रहा है स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहा है बेटा, बहुत ध्यान दीजिए मेरी बात। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो चलिए ठीक है, मैं आपको दोनों बताना सिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों मैं सिखा दे रहा हूँ। इसी एग्जाम्पल में दोनों आपको अच्छे सीखने में आ जाएगा। तो हम एक एक को टेकअप करते हैं बेटा। तो चलिए ठीक है,
पहला सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं COH2O CnEn का होल ट्वाइस +2। तो पहले तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं तब कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम बताएंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, इसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो एक लाइन हम लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन, क्या लिखेंगे एक लाइन, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम Bx। मान लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो सेंट्रल मेटल एटम के प्लेस पे x लिखेंगे, प्लस करेंगे। H2O कैसा लिगेंड है, कहीं नोट करते रहें। H2O एक जो होता है, H2O हो गया, En हो गया, CO हो गया, ठीक है, NH3 हो गया। तो ये सभी न्यूट्रल लिगेंड, इनकी वैलेंसी 0, ठीक है। तो H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैलेंसी 0, प्लस करो। आपको मालूम है साइनाइड की वैलेंसी होती -1, तो साइनाइड की वैलेंसी -1। EN क्या है बेटा, मैंने लिखा, देखो ये EN, इथेन 1,2 डाईएमीन। EN का फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाईएमीन। EN भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। EN भी एक कैसा लिगेंड, न्यूट्रल। EN के भी स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 × 2 है, × 2 इक्वल करो। इक्वल के बाद कितना है, ऊपर देखो, ये ऊपर +2 है, इक्वल के बाद +2 लो भैया। तो x -1 = +2, तो x = +2 + 1 = +3। समझ में आया बच्चों कि नहीं? इस प्रकार से हमने सेंट्रल मेटल, ये देखो सेंट्रल मेटल एटम यही है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला। ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर सब के निकालते हैं। लेकिन अब आप इसको जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूँ बच्चों, क्या बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग, जो मैं आपको बताना मैं चाह रहा हूँ बेटा, कैसे हम समझते हैं कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर, कौन सा लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं, कुछ डाईडेंटेट होते हैं, कुछ पॉलीडेंटेट होते हैं। तो हमें लिगेंड को देख के समझना पड़ेगा वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जितना बनाएगा उसको टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट कर लो, वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है भाई, ठीक है। तो ये कैसा लिगेंड है पहले जान लो। ये तो ये H2O एक यूनिडेंटेट है। यूनी का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। साइनाइड भी हमारा यूनिडेंटेट है, तो ये भी केवल 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे समझा जाता है बेटा, ऐसे समझ लिया करो। EN का स्ट्रक्चर बनता है बेटा कुछ ऐसे, NH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक NH2 इधर और एक NH2 इधर। यही है इथेन 1,2 डाईएमीन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EN। क्या कहते हैं, EN। ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन से एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें टोटल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 2। अब देखिए बेटा टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कितने बन रहे हैं, चेक कर लो। तो देख लो भाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 हो गया, अब 2 इसमें। लेकिन ध्यान दो भैया, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ध्यान दीजिए, एक 1 EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे EN का होल ट्वाइस है, EN का होल ट्वाइस है। तो 1 EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 EN 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, 4। तो यहाँ नोट कर लो 4। अब टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 4, 5, 6। नोट करिए, टोटल कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर = 6। देखो समझ में आ गया। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, मैं दूसरा एग्जांपल बताने चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग चलेंगे
नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो चलिए ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं अब दूसरे वाले पे। ये एक हो गया, अब चलेंगे सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल आपका ये है। सेकंड है CO Br2 En का होल ट्वाइस, चलिए प्लस। इसका पहले अब देखिए, इसमें दो चीज निकालना। पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? चलिए बेटा देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना उसका एक्स मान लो भाई, हमें निकालना सेंट्रल मेटल एटम का। लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ COBx, CO मीन्स कोबाल्ट Bx, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट Bx। मानते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x है। चलिए x मान के निकालो, x प्लस Br। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1 इंटू कितना है 2, प्लस करो En एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगा, इंटू 2 है 2 कर लो, इक्वल करो। ऊपर 1 प्लस है तो ऊपर 1 प्लस लगा दो, इक्वल के बाद जितना रहेगा लगा दो, कुछ नहीं रहेगा 0 कर दो इक्वल के बाद। बेटा ध्यान देना, अगर यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो इक्वल के बाद 0 करो, यदि कुछ है जितना है उतना इक्वल के बाद नोट कर दो। प्लस -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +1 + 2 इक्वल टू +3। लो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख जा रहे हैं। बेटा एक नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए आपको मैं दोनों एक साथ तैयार करा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब इसी में हम बताने चल रहे हैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेटा ब्रोमीन एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, 1 ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो 1 ब्रोमीन सेंट्रल मेटल एटम से केवल 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब 2 ब्रोमीन है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 होगा। अब यहाँ फिर आ जाओ 1 En, अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाया था। En का यही होता है, फिर से देख लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसी का नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में En भी कहते हैं। 1 देखो, एक नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक En में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे 2 En है, देखो En का होल ट्वाइस है, तो En का होल ट्वाइस है, तो 1 En कंटेन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे En का होल ट्वाइस मीन्स 2 En है, तो 2 En कंटेन, इतने का अगर हम होल ट्वाइस करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 × 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होगा 4। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड बताएंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उन सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट कर लो, उस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के लिगेंड के द्वारा उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। कहने का सेंस है कि लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है उतने कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। तो टोटल देखो बेटा 4 कोऑर्डिनेट En बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रोमीन बनाएगा, टोटल 4 to 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दूसरे नंबर पे, इसमें वाले में आंसर हो जाएगा, ये वाले में आंसर होगा टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो बच्चों हमको लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी निकालने में, तो आपको मैं 2 तो बता दिया, ठीक है। तीसरा मैं आपको वैसे बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सिखाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अब चलो एक और कहो, बता दूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मानना, जिसका निकालना। सपोज करो ये कंपाउंड है बेटा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का निकालना है, तो प्लेटिनम का x मान लो, x प्लस करो, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, इंटू 4 है, 4 करो, इक्वल करो, इक्वल के बाद ऊपर देखो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर -2 है, तो इक्वल के बाद -2 करो,
तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4 इक्वल टू +2। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो बेटा क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, यूनिडेंटेट डाइडेंटेट जो ना समझ में आता हो तो आप लोग हमारा लेक्चर थर्ड या लेक्चर आप सेकंड को देखिए। लेक्चर थर्ड या सेकंड में आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम समझेंगे कि कितना कौन यूनिडेंटेट है, कौन डाइडेंटेट है, कौन कौन पॉलीडेंटेट कैसे होते हैं, उस वीडियो में खूब अच्छे समझाया गया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यूनिडेंटेट है, यूनि का मतलब केवल वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो भैया जब वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो Cl4 है भाई, एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट तो 4 क्लोरीन भाई 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम के साथ क्लोरीन बनाएगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 4 क्लोरीन है तो 4 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब इसका आप ऑक्सीडेशन निकालोगे, मैं कोऑर्डिनेशन बता रहा हूँ भाई। देखो बेटा 1 साइनाइड, देखो यहाँ लिगेंड देखा करो, साइनाइड कैसा है, साइनाइड एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। यूनिडेंटेट का मतलब 1 साइनाइड कंटेन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 साइनाइड कंटेन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका निकालोगे बेटा तो NH3 भी कैसा लिगेंड है, NH3 भी यूनिडेंटेट है। तो 1 NH3 कंटेन 1 कोऑर्डिनेट, तो 3 NH3 3 कोऑर्डिनेट, 3 मिलके टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेक। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है बच्चों का आपको समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा ये सारी चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, चलिए अब हम आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट हम लोग, जैसे अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल देखो हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था आपका स्टीरियो आइसोमर और दूसरा था आपका क्या नाम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो हमने आपने देखा कि जो स्टीरियो आइसोमर है उसके 2 पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो हमने आपने ज्योमेट्रिकल को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करने चल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा ऐसे आइसोमेरिज्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओ पहले। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम उन्हीं आइसोमेरिज्म को कहते हैं जो मिरर के सामने ले जाने पर अपोजिट उनका जो स्ट्रक्चर बने मिरर के सामने वो उल्टा दिखे, अपोजिट दिखे। जैसे मैं पंजे को ऐसे करूँगा मिरर में तो पंजा ऐसे दिखेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारा अगर पंजा, हमारा जो हथेली है ये पूरा अगर मैं ऐसे मिरर के सामने करता हूँ बेटा, ऐसे नहीं ऐसे दिखता है, ऐसे दिखेगा। इसका मतलब है कि जो उल्टा दिखता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सुप्रीम पॉसिबल होता है, मिरर सुप्रीम पॉसिबल होता है। तो कहने का सेंस ये है, कुछ चीज़ें हमको आपको बहुत केयर करना है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे ही कंपाउंड होते हैं जो मिरर के सामने उनका स्ट्रक्चर शो करने पे वह सेम ना दिखे, अपोजिट दिखे। अपोजिट दिखेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर जैसे दिखा रहे, जैसे चूड़ी है, चूड़ी को आप मिरर के सामने रखेंगे तो वैसे ही मिरर दिख जाएगा, कोई उल्टा नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब वो नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। जो एकदम जैसे दिखाने पर उल्टा दिखेगा तो वो सुप्रीम पॉसिबल है, जो अपोजिट दिखेगा वो नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। ठीक है, जो ऐसे दिखाने पर ऐसा दिखे, मतलब समझ में आ रहा होगा, उल्टा दिखे, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है।
ठीक है, एनेंशियोमर को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। तो वही इसमें दिया है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं दिया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपरिम्पोज्ड ऑन वन अनदर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज बनाते हैं दैट कैन नॉट बी सुपरिम्पोज्ड ऑन वन अनदर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है एक चीज़ें और कि जैसे कि कुछ चीज़ें हमको आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे सुपरिम्पोज्ड का मतलब क्या है। सुपरिम्पोज्ड हमको लग रहा मैं अभी थोड़ा सा मिस्टेक किया बताने में। सुपरिम्पोज्ड मीन्स होता है कि जैसे यहाँ समझिए मेरी बात, सुप्रीम पॉसिबल है, मिरर इमेज क्या है, सुप्रीम पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, पहले तो आप इतना नोट कर लें, पहले जल्दी से नोट कर लें तब मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें जल्दी से। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं मिस्टेक बता दिया आपको। हमको देखो ऐसा है कि मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे देखो बेटा मेरा ये सपोज करिए कि मेरी ये हथेली, मैं इसको मिरर के सामने रख रहा हूँ। तो मिरर में रखने पर, ये मिरर के सामने रखने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो इसका मतलब ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। अंतर समझिए, मैंने अभी बता दिया था सुप्रीम पॉसिबल है, मिस्टेक हुआ भाई, सॉरी। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिरर के सामने ले जाने पर यदि अपोजिट दिखे, अपोजिट का मतलब उल्टा दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा, जब सेम दिखे तब सुप्रीम पॉसिबल होगा। जैसे चूड़ी को आप मिरर के सामने रखेंगे तो चूड़ी सेम दिखेगा, मतलब वो मिरर में सुप्रीम पॉसिबल है, मतलब वो एकदम सेम दिख रहा है तभी सुप्रीम है। अगर सेम नहीं दिखा, अपोजिट दिखा तो नॉन सुप्रीम पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा ना। तो आपको ये ध्यान देना है, कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेजेस। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो मिरर इमेज बनाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कैसे, मैंने ऐसे दिखाया तो ऐसे दिखा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन सुप्रीम पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम पॉसिबल होगा तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, सेम दिखेगा। जब सेम दिखेगा, जैसे मैं दिखाऊंगा वैसे सेम मिरर में दिखेगा, तो जान लीजिए सुप्रीम पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यदि सेम ना दिखे तो जान लो, बात समझना ध्यान से, अगर आप सेम जैसे दिखा रहे हो, जैसे मैंने इसको ऐसे दिखाया मिरर में तो ऐसे ही दिखेगा ये, तो जान लो ये सुप्रीम पॉसिबल है। लेकिन ऐसे दिखा रहा हूँ तो कुछ ऐसे दिख गया, तो इसका मतलब ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। क्या है बेटा, नॉन सुप्रीम पॉसिबल। वही कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिरर इमेज तो बनाते हैं लेकिन सुप्रीम पॉज्ड, एक दूसरे का सुप्रीम पॉज्ड नहीं होते हैं, एक दूसरे का सुप्रीम पॉज नहीं होते हैं। इसका मतलब एक दूसरे का नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। मतलब बेटा सेम ना बनाएं। ठीक है, यदि सेम बनाएंगे तो सुप्रीम पॉज्ड होंगे, यदि अपोजिट बना देंगे तो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज को बना रहे हैं। तो ये ध्यान देना है। आगे देखिएगा, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ डेफिनेशन को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुप्रीम पॉज्ड वन अनदर, मतलब एक दूसरे का सुप्रीम पॉज्ड नहीं बना सकते। सुप्रीम पॉज्ड का मतलब एकदम सेम नहीं बना सकते, अपोजिट बनाएंगे। These are called एनेंशियोमर, इसे हम बोलते हैं एनेंशियोमर। अब जैसे बेटा मिरर के सामने मैंने ऐसे रखा, तो ऐसे रखा तो मिरर में ये ऐसे दिखा, उल्टा दिखा, इसका मतलब ये सुप्रीम पॉज्ड नहीं है, ये नॉन सुप्रीम पॉज्ड मिरर इमेज बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम पॉज्ड तो जैसे का तैसा दिख गया तो सुप्रीम पॉज्ड है। ध्यान दीजिएगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। और एक चीज़ और है, जैसे मैं मिरर के सामने ऐसा रखा तो वैसा दिखा, इसका मतलब उल्टा दिखा ना, तो ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक चीज़ इसे हम एनेंशियोमर बोलेंगे ये एनेंशियोमर की कंडीशन में है। तो यही है कि इसे बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर, इसे एनेंशियोमर कहते हैं। आगे टर्म आता है कायरल। क्या है, कायरल को कहते हैं असिमेट्री। कायरल को एक नाम से और जानते हैं सिमेट्री। कायरल को कहते हैं असिमेट्री। ध्यान दीजिएगा, कायरल को कहेंगे असिमेट्री, एक होता है अकायरल, अकायरल को कहते हैं सिमेट्री। दोनों में डिफरेंस देखिए, कायरल अकायरल, नाम सिमेट्री, सिमेट्री उल्टा बताना, कायरल अकायरल, कायरल में असिमेट्री, अकायरल में सिमेट्री। तो देखिए कायरल मीन्स असिमेट्री, असिमेट्री का मतलब
समझिएगा जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो सिमेट्री ना हो, वो अपोजिट हो। तो अभी हम लोग दिखाते हैं आपको कायरल असिमेट्री। इसको आगे क्या हम बताएंगे, इसके आगे है द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड। कितना बढ़िया बता रहा, कह रहा बेटा कि मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो, ये सुपरइम्पोज्ड नहीं हो सकते। सुपरइम्पोज्ड का मतलब सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं दिखने चाहिए। आर कॉल्ड कायरल, इसे हम कहते हैं कायरल या असिमेट्री। These are two forms, ये टू फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेस्ट्रो फॉर्म एंड लियो फॉर्म। डेस्ट्रो फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, लिवो फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में एल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा these are, अगला पॉइंट है इसी में, these are depending upon the direction। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा फिर से कायरल कंडीशन में, कायरल में कहता है, कायरल को असिमेट्री कहते हैं। आगे कह रहा है द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड। मॉलिक्यूल्स या आयन मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स या आयन कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड, मतलब सेम नहीं हो सकते, आर कॉल्ड कायरल, उसे बोलते हैं कायरल। आगे कह रहा बेटा दीज आर टू फॉर्म। ठीक है, कायरल की कंडीशन टू फॉर्म में होती है, डेस्ट्रो फॉर्म एंड लियो फॉर्म में। These are depending upon direction, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। If they rotate the plane of polarized light in a polarimeter, ध्यान सुनिएगा बेटा, कह रहा है if they rotate, यदि इनको हम रोटेट कर दें the plane of polarized light in a polarimeter, ठीक है, पोलारीमीटर में हम डेस्ट्रो लिवो फॉर्म को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है, रोटेट करें। ठीक है, तब जब हम रोटेट करते हैं, इसका मतलब समझिएगा बेटा, जैसे दिया है इफ दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अ पोलारीमीटर, इसका मतलब ये होता है जो डेस्ट्रो फॉर्म होता है उसको राइट साइड में घुमाना है और जो लिवो फॉर्म है उसको लेफ्ट साइड में। यहाँ नोट भी किया हूँ मैं, मीन्स होता है डेस्ट्रो रोटेट करेगा राइट साइड में एंड लिवो रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में। ओके, जो डेस्ट्रो फॉर्म होगा बेटा वो रोटेट करेगा राइट साइड में, लिवो फॉर्म रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में। वही मैंने नोट किया है, डेस्ट्रो रोटेट द राइट एंड लिवो रोटेट द लेफ्ट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें। इसके बाद बच्चों हम चल रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने के लिए न्यूमेरिकल टाइप में। आप जल्दी से पॉज करके नोट कर लें। ओके बेटा, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया है COEN का होल थ्राइड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है +3। इसे हमें अरेंज बताना है कि डेस्ट्रो फॉर्म या लिवो फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं डेस्ट्रो। चलिए ठीक है, हम यही समझते हैं कैसे हम अरेंज करेंगे डेस्ट्रो फॉर्म। इसको हम लिखेंगे अरेंज्ड इन डेस्ट्रो एंड लिवो फॉर्म। चलो भाई देखते हैं। तो देखिएगा CO दिया है, तो पहले तो लिगेंड देख लो कैसा है, EN है, इसका नेम है इथेन 1,2 डाईएमीन। तो भैया ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है, देखो ये देखिएगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट ये बनाएगा, क्योंकि ये दोनों के पास एक लोन पेयर है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए ठीक है, पहले मैं एक नोट करता हूँ CO, और एक EN यहाँ पर, एक EN यहाँ पर और एक EN यहाँ पर। तो आप दिमाग लगाओ बेटा कि अब इसमें कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये जितने लिगेंड है सभी आपके डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट का मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मैं भी दिखाया। ये एक EN है, EN का स्ट्रक्चर है, इथेन 1,2 डाईएमीन नाम है इसका। इसका नेम इथेन 1,2 डाईएमीन है EN का, और इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो बेटा इसमें देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, एक कोऑर्डिनेट ये बनाया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे एक कोऑर्डिनेट ये बनाया। ऐसे हम इसको भी दिखाएंगे, एक कोऑर्डिनेट ये बना और एक कोऑर्डिनेट ये बना। ऐसे आप इसको भी दिखाओ, एक कोऑर्डिनेट ये बना और ये कोऑर्डिनेट ये बना। तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा यार, कुछ है नहीं इसमें, केवल समझना है। और प्लस पे 3 है तो ऊपर +3 लगा लो। लो भैया, अब ये कैसा फॉर्म है देखिएगा अभी, बीच में हमने मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने मिरर लगा दिया। लो भैया मिरर। अब आप ये पहचानेंगे कि कौन मिरर के पहले कौन है बाद में। हमेशा जान लो बेटा, मिरर के पहले जो आएगा वो डेस्ट्रो फॉर्म होता है। डेस्ट्रो फॉर्म बहुत सिंपल है यार, हम बहुत सिंपल है। मिरर के पहले जो स्ट्रक्चर आएगा, जैसे हमारे सामने मिरर है तो मेरे सामने मिरर है तो मैं डेस्ट्रो हूँ, और मेरा फेस जो मिरर में दिखेगा उल्टा वो लीवो फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? लीवो। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखो बेटा, मेरे सामने शीशा रखा है, घरों में देखते हो ना बड़ा शीशा लगा रहता है भाई, जो शादी उदी पाते हैं, जैसे भाई समझ रहे हो ना। तो कहने का सेंस, जो बड़ा शीशा उसके सामने तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तो जब आप खड़े हो रहे हो तो आप डेस्ट्रो फॉर्म में हो, आपका जो इमेज बन रहा है मिरर में वो लीवो फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लीवो फॉर्म में है। ये क्लियर करना है। तो बेटा देखिए, मिरर के पहले ये बेचारा खड़ा है मेरी तरफ, ये खड़ा है तो ये डेस्ट्रो फॉर्म में है। इसी का स्ट्रक्चर जो इधर बनेगा, इसी का अपोजिट बनेगा भाई, तो लीवो फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है? कोबाल्ट है, ईएन है, ईएन है। आपको मालूम है एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो बनाइए भाई, आप भी बनाइए। एक इधर और एक इधर ईएन हो गया। लो भैया, आप देख रहे होंगे उल्टा दिखना शुरू हो गया है। देखो ये दोनों इधर हैं, इसमें ये दोनों इधर आ गए, ये अकेला इधर था तो ये अकेला उधर चला गया। तो मिरर के पहले जो दिखेगा वो डेस्ट्रो फॉर्म, मिरर के बाद वाला लीवो फॉर्म। लीवो फॉर्म तो ये होता है बेटा डेस्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म का अरेंजमेंट। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, इसके बाद हम चल रहे हैं आगे, जल्दी नोट करें। तो बच्चों ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसे हमें आपको बताना है ज्योमेट्रिकल इसे हमें बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है कि नहीं है, डेस्ट्रो लीवो फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए आप पहले मिरर बना लो, मिरर बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, बन के रेडी हो गई। और एक चीज़ और यहाँ जानते रहिए, प्लेटिनम की वैलेंसी +4 है, कंफ्यूज मत होना, प्लेटिनम +4 के फॉर्म में है, प्लेटिनम की वैलेंसी +4 है। ठीक है, तो देखो 2 से 2+ बैलेंस, 2+ ज़्यादा हो रहा था इसलिए ऊपर चला गया। तो ठीक है बेटा, देखो ऐसा है कि मैं भी आपको बताया था, पहले आप प्लेटिनम नोट करो, प्लेटिनम के बाद आप एक काम करेंगे, ईएम को नोट करेंगे। तो चलिए पहले सीएल ही नोट कर लिया जाए। सीएल तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है भाई। लो भैया, सीएल तो भाई क्या बना रहा है? सीएल तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, और थोड़ा और सुव्यवस्थित बना लिया जाए भाई, सही थोड़ा कम बन पा रहा है। लो, सीएल कोऑर्डिनेट बना रहा है और ईएन हमारा क्या बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईएन भी हमारा कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए। ईएन जो है हमारा बना रहा है, ईएन आपको मालूम है ईएन दो टाइप, ईएन मतलब एक ईएन बेटा सेंट्रल मेटल एटम से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जहां दो बनेगा कुछ ऐसा दिखाएंगे, एक इधर से एक इधर से, ऐसे इसको भी दिखाएंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये देख रहे हैं आप। अब देखो जब इसका हम मिरर, अब इसमें एक चीज़ और अभी ऐसा भी करना जरूरी है, ये चीज़ ऊपर +2 है, +2 लगा लो। इसी का मिरर इमेज बनाओगे भाई तो प्लेटिनम नोट कर लो, प्लेटिनम। और देखना ध्यान से, तो प्लेटिनम के बाद क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन बॉन्ड। देखो समझ में आ रहा? अब देखो भाई, एक ईएन यहाँ पर है और एक ईएन यहाँ पर है, क्योंकि एक ईएन जो है ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बना रहा है।
ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज बना रहा। सुप्रीम का मतलब जो ऐसे इधर है, क्या ऐसे इधर है? नहीं है, अपोजिट में है। इसका मतलब ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है। और जो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिएगा, देखिएगा मैंने अभी बताया था कि मिरर के पहले जो आएगा, मिरर के पहले जो मिरर के पहले दिखेगा बेटा, जो मिरर के पहले दिखेगा वो डेस्ट्रोफॉर्म होगा, और मिरर के बाद वाला लिवोफॉर्म। ये देखिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन और आप नोट करते हैं, इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन दूसरा मैं आपको बताने चल रहा हूं। चलिए आप लोग क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहो। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नोट करिए, क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करेंगे, दिया है Fe(NH3) का होल ट्वाइस, फिर आगे है Cn का होल 4। ये आपको दिया गया है और यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है बस। अब एक माइनस क्यों चार्ज है मैं बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, एक माइनस Fe यहाँ पे, Fe की वैलेंसी यहाँ पे +3 स्टेट में है, ठीक है, मतलब ये जो है फेरिक फॉर्म में है। और एक साइनाइड कंटेन 1 साइनाइड कंटेन 1 माइनस, देन 4 साइनाइड कंटेन 4 माइनस। 4 माइनस से +3 बैलेंस है, एक माइनस बच रहा है, उसको ऊपर आप लगा दिए। तो इस हिसाब से हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो चलिए ठीक है, इसको हम सिस और ट्रांसफॉर्म में कैसे शो करेंगे, ठीक है, तो आप देखते रहिएगा जल्दी से। देखिएगा जैसे कि यहाँ पहले आप नोट कर लो Fe, ठीक है। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में अंतर ये होता है, सिस ट्रांसफॉर्म में बस इतना अंतर है कि जो सिस फॉर्म है उसमें सेम ग्रुप, देखिएगा सिस फॉर्म में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड में, एक साइड में सेम ग्रुप, दूसरे साइड में सेम ग्रुप। कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड में सेम ग्रुप और इधर सेम साइड में सेम ग्रुप। तो इस हिसाब से अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस फॉर्म। ट्रांस में क्या होता है, वहीं लिगैंड सेम साइड में नहीं दिखेंगे, वहीं लिगैंड ट्रांसवर्सल सेम दिखेंगे, त्रिअक्ष सेम दिखेंगे, ऐसे त्रिअक्ष। जैसे यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो एक लिगैंड यहाँ पर है, एक लिगैंड यहाँ पे, ऐसे त्रिअक्ष सेम दिखते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले भाई देखो कितना NH3 है, 2, तो चलो ठीक है, एक NH3 यहाँ बना लो और एक NH3 यहाँ बना लो, बन के रेडी हो गया NH3। अब कितना साइनाइड है भाई, 4 साइनाइड है, चलो दिखाओ साइनाइड को। ये आपका देखिएगा ये बन के रेडी हो गया और ऊपर एक माइनस है। तो बहुत अच्छे से देखना है आपको इस चीज को, सिस फॉर्म को। सिस फॉर्म में देखिए NH3 सेम टाइप के थे बेटा, सिस फॉर्म में NH3 सेम टाइप के थे। तो ये देखो सेम ग्रुप सेम साइड, और ये चारों सेम है, ये चारों देखो एक साइड में, मतलब नीचे साइड में, ये चारों एक साइड में, ये दोनों एक साइड में। तो ऐसा कहीं दिखे जिसे बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, सिस फॉर्म। और इसी का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि सपोज करिए कि Fe दिया है, अब ये NH3 को आप ऊपर नीचे कर दो, लो भैया, एक NH3 यहाँ पर और एक NH3 नीचे कर दिया गया है। अब हमारे पास टोटल साइनाइड कितना बचा है, 4, तो लो भैया, एक साइनाइड इधर, एक साइनाइड इधर,
ऐसे इधर भी बन जाएगा, एक साइनाइड इधर और एक साइनाइड इधर और एक साइनाइड इधर। तो कहने का सेंस ये देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर कैसे देखो ये सेम ग्रुप सेम नहीं हो पा रहा है, देखो दो साइनाइड है लेकिन दो इधर भी है, तो क्या चारों साइनाइड एक साइड में है? नहीं है। क्या दो NH3 है, दोनों NH3 एक साइड में है? नहीं है। तो मतलब ये ट्रांसवर्सल सेम दिखेंगे, देखो ये ट्रांसवर्सल सेम, ट्रांसवर्सल सेम। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, इतने के लिए इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको आई थिंक एक क्वेश्चन में सोच रहा था इसमें और कराने के लिए, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन आप लोग अपने मन से घर पे करिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल इतना बहुत हो। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, टॉपिक में देख लो क्या पढ़ाना है नेक्स्ट हमको। हाँ, नेक्स्ट हम चलेंगे अब जो है दूसरा जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो भी पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और बहुत सारे बच्चे जो चैनल को भी सब्सक्राइब किए हो तो बहुत अच्छी बात है, ना किए हो तो भैया कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।